everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर है मेजर इंडस्ट्रीज. ठीक है, हमने इंडस्ट्रीज के बारे में बात की थी कि इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, राइट. तो आज ना हम कुछ मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में ही बात करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो शुरू करते हैं इंडस्ट्रीज के साथ. तो इंडस्ट्रीज, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज एक कंट्री की इकोनॉमी में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं. एक कंट्री की इकोनॉमी इस पे डिपेंड करती है कि उस कंट्री में कितनी इंडस्ट्रीज हैं. जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर इंडस्ट्रीज देयर नीड एंड क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था और वहां पर हमने 4 कंट्रीज के एग्जांपल्स लिए थे. वी स्टार्टेड विद यूएसए, चाइना, इंडिया एंड नेपाल. तो हमने देखा था कि चाइना और यूएसए में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, मतलब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में इंडस्ट्रीज हैं, जिसकी वजह से ये जो कंट्री हैं, दोनों ही कंट्रीज हैं, इनकी इकोनॉमी काफी स्टेबल है, राइट. इकोनॉमिकली ये काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं. कमिंग ऑन टू इंडिया, इंडिया में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बट व्हेन वी कंपेयर इट विद चाइना एंड यूएसए तो कंपैरेटिवली कम है. ऑल्दो इंडिया भी काफी स्टेबल हो रहा है इकोनॉमिकली, बट उतना नहीं जितना अभी चाइना और यूएसए है, राइट. देन कमिंग ऑन टू नेपाल, तो नेपाल में हार्डली कुछ इंडस्ट्रीज हैं और इसी से देखा गया है कि उसकी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है एज कंपेयर टू चाइना, यूएसए एंड इंडिया, राइट. सो आई होप ये आपको रिकॉल हो गया होगा. अब इंडस्ट्रीज जो हैं वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है और साथ ही साथ किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर और ह्यूमन सोसाइटी पर भी होता है और इन्हीं बेसिस पर इंडस्ट्रीज को ना हम तीन डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज प्राइमरी, राइट. सो आई विल राइट ओवर हियर प्राइमरी इंडस्ट्रीज, राइट. अब मैं इंडस्ट्री को सिर्फ आई लिखूंगी, आप समझ आना. देन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज. तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो बेसिकली रॉ मटेरियल बनाने का काम करती है, ठीक है. जैसे कि एग्रीकल्चर में होता है, ठीक है. एग्रीकल्चर में क्या होता है कि रॉ मटेरियल बनाया जाता है, दालें से वीट से शुगर केन बनाया जा रहा है, तो वो रॉ मटेरियल बन रहा है और इस रॉ मटेरियल से हम बहुत सारी चीजें बनाएंगे, राइट. इवन माइनिंग इज ऑल्सो प्राइमरी इंडस्ट्री. देन कमिंग ऑन टू द सेकेंडरी इंडस्ट्री, तो ये इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग का काम करती है. तो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनसे कुछ बनाना और उनको प्रोसेस करना इज द वर्क ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. नाउ कमिंग ऑन टू द टर्शरी इंडस्ट्रीज, सो दे प्रोवाइड सर्विसेज. जैसे कि ये ट्रांसपोर्ट एक इंडस्ट्री हो गई, आईटी एक इंडस्ट्री है. सो दीज आर द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, राइट. सो वी कैन क्लासिफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन ऑफ दैट इंडस्ट्री which is very very important and we can say that industry is the base of every industry. okay, कौन सी है वो? that is iron and steel industry. ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ कि आप ना एक इंडस्ट्री में जाओ जहां पर से कार के स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है. ओके, आप किसी एक ऐसी इंडस्ट्री में जाओ जहां पर से पेपर बन रहा है, ठीक है, जहां नोटबुक्स बन रही हैं. ओके, ऐसे ही मैं आपको और भी कितनी भी इंडस्ट्री, आप फिल्म इंडस्ट्री में ही चले जाओ, ठीक है. तो हर एक इंडस्ट्री में जब आप जाओगे ना, एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, वो जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जो आयरन और स्टील के बने होते हैं. इसीलिए इस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. की मतलब स्टील,
आयरन एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिससे कि हम किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना या मशीन्स को बनाना, सब कुछ किससे बनता है, इसी स्टील और आयरन इंडस्ट्री से ही हमें मिलता है। तो स्टील से ये सारी चीजें हम बनाते हैं या फिर आयरन से हम ये सारी चीजें बनाते हैं। तो सारी ही इंडस्ट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। अब अगर हम इन्हीं अगर आयरन और स्टील इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल की बात करें तो ये काफी हैवी, काफी बल्कि, जैसे हमें चाहिए आयरन और कोल, लाइमस्टोन और मैंगनीज, तो ये हो गया रॉ मटेरियल। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, आप इस चैप्टर को हम एक ही इसमें खत्म कर देंगे, एक ही सेशन में। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर एक चीज इस पीपीटी में मेंशन्ड है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस पीपीटी को, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो और सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। अगर आप नहीं चाहते हो बुक को उठाना अब लास्ट टाइम पर, तो मत उठाओ और सिर्फ यहाँ से पढ़ो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके So now coming on to iron ore, coal, limestone and manganese. So these are the raw material for iron and steel industry. So this question can be asked कि iron और steel industry का जो raw material है वो क्या है। ठीक है, तो वो ये है। अब अगर आप इन सब चीजों को देखो ना, तो ये सारे ही रॉ मटेरियल काफी बल्कि हैं, काफी हैवी हैं, और यूजुअली ये जहां हमें मिलते हैं ना, वो एरिया जो है, तो उस एरिया के आसपास ही आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। तो इनके जो मेजर ग्लोबल प्रोड्यूसर्स हैं, ग्लोबली जो आयरन और स्टील जहां पर प्रोड्यूस होता है, मतलब अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो वो है चाइना, इंडिया, यूएसए, रशिया, यूक्रेन एंड जापान, राइट। सो दीज आर द मेजर ग्लोबल प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन एंड स्टील। ओके, नाउ इंडियाज स्टील इंडस्ट्री, तो अगर अब हम अपनी कंट्री पर आए तो कहाँ कहाँ पर है स्टील इंडस्ट्री, तो इसका एक सेंटर है जमशेदपुर में, भिलाई में, बोकारो में, दुर्गापुर और राउरकेला। तो अगर आप इन सभी को देखें ना, ये वो उड़ीसा, झारखंड, ये वाली पूरी बेल्ट में है, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है ना, ये सारा उसी बेल्ट में मिलता है। तो अभी हम आगे इसको भी काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैप में भी लोकेट कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कहाँ पर वो उनके ग्लोबल प्रोड्यूसर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो हमने बात की थी किसकी, इंडिया की। तो ये है इंडिया, राइट। तो ये है हमारा पूरा इंडिया, राइट। चाइना, राइट। एंड देन इफ वी कम हियर, तो यूएसए इज अगेन अ ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील, राइट। उसके बाद यूक्रेन और जापान। तो वी विल टॉक अबाउट नाउ यूक्रेन कहाँ पर है, तो रशिया के पास है यूक्रेन, राइट। अब तो ये सभी बच्चों को भी पता चल चुका होगा। सो दिस इज यूक्रेन। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, तो ये है यूक्रेन, करेक्ट। तो रशिया के पास है यूक्रेन, इंडिया, चाइना और यूक्रेन, correct। So these are the countries, and even if we come here we will see जापान। ठीक है, तो ये है जापान। सो दीज आर द कंट्रीज जहां पर ग्लोबली आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू इंडिया, तो इंडिया में जो हमने बात की है, हमने बात की थी दुर्गापुर की, जमशेदपुर की, भिलाई की, राइट। तो हम एक एक को देखेंगे अभी कहाँ पर है। तो हम सिर्फ उनकी स्टेट्स को मार्क कर लेंगे ताकि आपको पता हो। तो वी वर टॉकिंग अबाउट जमशेदपुर, ठीक है। सो इट वॉज जमशेदपुर। सो जमशेदपुर है झारखंड में, ठीक है। आई एम राइटिंग द एब्रीवेशंस, राइट। तो झारखंड कहाँ है, ये पिंक वाली स्टेट। सो दिस इज झारखंड, यहाँ पर है एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। फिर हमने बात की थी भिलाई की, राइट। तो भिलाई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इनकी लोकेशन को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, हम कहाँ कहाँ मार्क कर रहे हैं। सो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोकारो की। सो बोकारो है झारखंड में। तो झारखंड कहाँ है, ये देखो, ये वही झारखंड तो हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, ठीक है। झारखंड में जमशेदपुर और बोकारो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है।
छत्तीसगढ़ में भिलई में है, और फिर आती है दुर्गापुर। तो दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, राइट। तो ये है वेस्ट बंगाल, करेक्ट। उसके बाद आता है रोकेला, राइट। तो रोकेला है उड़ीसा में। तो उड़ीसा कहाँ है? यहाँ पर। तो अब आप देखो ना, तो इन्हीं 4 स्टेट्स में हमें आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका रॉ मटेरियल जो है वो यहीं पर है। माई पॉइंट ऑफ पुटिंग इट इनटू द मैप, मतलब जस्ट मार्किंग द स्टेट्स, ताकि आपको अब जब भी अगर आपको ये पूछा जाएगा कि कौन कौन सी स्टेट में है या कौन सी जगह में है, तो यू विल जस्ट थिंक ऑफ दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो आप यही उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के बारे में सोचोगे, वेस्ट बंगाल, कि ये जो सारी की सारी आयरन स्टील इंडस्ट्री है ना, ये बस इसी जगह पर लोकेटेड है, ठीक है। तो याद रहेगा अब आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन ऑफ द वेल एस्टैब्लिश्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एंड it was established by Jamshedji Tata at जमशेदपुर, झारखंड। तो झारखंड में जमशेदपुर में ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वेल एस्टैब्लिश्ड है। इसका जो रॉ मटेरियल है, के जो सोर्सेज हैं, सो इट इज हाई ग्रेड आयरन ओर विच इज हेमेटाइट, राइट। तो इसको भी ऐसे याद रख लेना, ये आयरन ओर है, हेमेटाइट, ठीक है, जिसे हमें आयरन मिलता है। तो सिंहभम, राइट, जो झारखंड में वहां से मिलता है, और मयूरभंज विच इज इन ओडिशा। तो इसका जो रॉ मटेरियल, आयरन ओर वाला रॉ मटेरियल है, वो झारखंड और ओडिशा से मिलता है, राइट। फिर हाई ग्रेड कुकिंग कोल जो है वो झारिया माइंस, जो कि झारखंड में है। तो झारिया से झारखंड याद ही रहेगा, राइट। तो ये यहाँ से मिलता है। तो जब ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री जमशेदजी टाटा ने लगाई थी, तो उस टाइम लगाई थी, तो आज हमें किस नाम से ये हम जानते हैं? आज, तब वो एक स्टील प्लांट था, और आज हम इसे टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। और जो भी रॉ मटेरियल है इसका, वो बस आसपास उड़ीसा, झारखंड में ही ये सारा अवेलेबल होता है। और यहाँ पर पहले तो कुछ खास नहीं था, लेकिन इस इंडस्ट्री के लगने के बाद यहाँ पर रोड्स की और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई। तो बेसिकली जो वो पूरा एरिया था, जो हम इन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली, राइट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज इन रानीगंज, वेस्ट बंगाल से मिलता है, ठीक है। ये भी, दिस इज अगेन द सोर्स फॉर दिस, ठीक है। हम यहाँ पर हाई ग्रेड कुकिंग ऑयल की ही बात कर रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल में रानीगंज जगह से मिलता है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कुकिंग ऑयल के रॉ मटेरियल की। ऑलराइट, देन मैंगनीज की बात करें तो वो उड़ीसा से मिलता है, क्योंझर से, ठीक है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। जो बच्चे वहां रहते हैं उनको पता होगा प्रोनाउंसिएशन सही जा रही है, गलत जा रही है। गलत जा रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिखना, क्या मतलब, सॉरी, कमेंट में लिखना कि मैम ऐसे नहीं, ऐसे प्रोनाउंस करना था, ठीक है। ओके, नाउ लाइमस्टोन की बात करें तो वो गंगापुर, उड़ीसा से मिलता है। तो देखो, हमने कहाँ कहाँ की बात की थी? हमने 4 स्टेट्स की बात की थी जब हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को देखा इंडिया में। तो इट वॉज झारखंड, ठीक है, फिर इट वॉज छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, राइट। इन्हीं 4 की बात की थी। तो जो हमारा रॉ मटेरियल है ना, वो भी सारा का सारा यहीं से आता है। इन्हीं 4 स्टेट्स में आसपास ही हमें सारा रॉ मटेरियल मिल रहा है। अब जो हमने बात की थी, तो अब अगर हम देखें तो हाई ग्रेड आयरन ओर, राइट। तो हाई ग्रेड आयरन ओर हमें मिला था, कहाँ मिल रहा था? झारखंड में और उड़ीसा में। तो हाई ग्रेड आयरन ओर हमें यहाँ पर मिला। फिर अगर हम बात करें झारिया माइंस की, जहां से हमें हाई ग्रेड कुकिंग ऑयल मिल रहा था, तो वो भी झारखंड में है, राइट। और एक और जगह से मिल रहा था उड़ीसा में, विच इज रानीगंज, राइट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द मैंगनीज। तो मैंगनीज हमें मिला अगेन उड़ीसा से। लाइमस्टोन भी हमें कहाँ से मिला? उड़ीसा में, गंगापुर से। ओके, तो ये जस्ट आपके दिमाग में बिठाने को ये मैप्स हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिला है। नाउ नेक्स्ट इज थर्मल पावर। अब देखो, बड़ी सी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, इतनी मशीन्स लगाएंगे, तो पावर भी तो चाहिए, थर्मल पावर भी तो चाहिए, राइट। सो दिस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट Damodar, there is a multi-purpose project, Damodar Valley Corporation, that is DVD, okay, DVD, okay, on the river Damodar। तो वहां से इनको थर्मल पावर सप्लाई होता है।
देन वाटर सप्लाई भी चाहिए, राइट, मतलब मशीन की कूलिंग के लिए या क्लीनिंग के लिए पानी चाहिए, और साथ ही साथ जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको भी तो पानी चाहिए, ठीक है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ होगा, वहां उनको उस जगह को भी पानी, मतलब वहां पे रहने वाले लोगों को भी पानी चाहिए। So water supply is from rivers Subarnekha and Karai. Then skilled and unskilled labor is from Jharkhand, Bihar, West Bengal and Odisha. तो इन्हीं सारी जगह से, ये जो सारी ही जगह हैं, these are densely populated, ठीक है, ये कैसी हैं, these are densely populated regions, और जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है वो इन्हीं एरिया से आती है। ओके तो इतनी बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं वेल कनेक्टेड रीजन की। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जब यहाँ पर टाटा स्टील लगा था, ठीक है, जब एस्टैब्लिश हुआ था, तब बहुत ज़्यादा कोई रोड्स की कनेक्टिविटी या बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो यहाँ पर ये जो रीजन है ना, ये वेल कनेक्टेड होता गया। अब कोलकाता इसके पास है, राइट, पारादीप और हाल्दिया पोर्ट्स भी हैं, तो ये रेलवे से और मॉडर्न हाईवे से वेल कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसे कंट्री के बाहर भी भेजनी है तो वी नीड पोर्ट्स, राइट, तो शिप से ही सामान जाएगा। देन एक स्टील प्लांट, आयरन और स्टील प्लांट से अगर हमें पोर्ट तक लेकर जाना है, ठीक है, अब मान लो कि उसे पोर्ट तक लेके जाना है, तो अगर ये मेरा स्टील, ये मेरी इंडस्ट्री है, यहां पर हमारा पोर्ट है, ठीक है, रेलवे लाइन जो है वो यहां से कहीं जाती है, ठीक है, तो मुझे यहां से इंडस्ट्री से पोर्ट तक अगर सामान लेके जाना है, सो व्हाट आई नीड दीज हाईवेज, जो फैक्ट्री से सामान उठाए रेलवेज तक छोड़े, रेलवेज इसको आगे लेके जाए, फिर वापस से रेलवेज से ये सामान बाय रोड कहां पर आएगा, पोर्ट तक पहुंचेगा। सो वी नीड good connectivity of roads, railways and even ports should be near so that we can export the things, ठीक है, मतलब इन चीजों को एक्सपोर्ट भी हम कर सकें। सो दिस इज हाउ these are the raw materials और the need, जो भी चाहिए, मतलब वो सब यही है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द कॉटन इंडस्ट्री। तो कॉटन क्या होती है, कॉटन के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में, हम सब पहनते हैं, राइट, सो दैट इज कॉटन। इवन जो कॉटन हम वुंड्स पे लगाते हैं वो भी कॉटन ही है। सो कॉटन, इट कन्वर्ट्स कॉटन फाइबर इनटू यार्न एंड फैब्रिक। तो कॉटन फाइबर का यार्न बनाना, मतलब गोला सा बनाना, और फिर उस गोले से कपड़ा बनाना जो हम पहन सकें। सो दैट इज व्हाट दिस कॉटन इंडस्ट्री डज, ठीक है। तो जो टॉप अदर कॉटन कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, वो है चाइना, इंडिया और यूएसए। तो कौन कौन सी, एक हमारा देश, हमारा पड़ोसी देश, और एक यूएस। ओके, चलो अब हम बात करते हैं इंडिया में। तो इंडिया में ये हमें देखने को मिलता है डेक्कन प्लेटू और मुंबई अहमदाबाद बेल्ट में, और अहमदाबाद को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब देखो, जो नेचुरल फाइबर है ना प्लांट, कॉटन टेक्सटाइल के लिए, ये बेसिकली प्लांट से आता है, ये एक प्लांट प्रोडक्ट है। तो प्लांट में ही ना ऐसे प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, जिनके ऊपर ऐसे रुई 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 सी लगती है, तो ये हमें बेसिकली कॉटन हमें एक प्लांट से मिलता है, और इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस दोज लाइट वेट फैब्रिक्स जिन्हें हम गर्म क्लाइमेट में पहनते हैं। जैसे गर्मियों में होता है ना कि मतलब हल्के से और पतले से और कॉटन के फैब्रिक पहनेंगे, जिससे वो हवा भी क्रॉस होती रहती है कपड़ों में, तो गर्मी भी नहीं लगती है। तो इसलिए यहाँ पर एक और चीज जो मैं आपको बताऊंगी, विच इज, जब हम यूएसए की बात कर रहे थे, तो यूएसए में जो सदर्न यूएसए है, इट इज प्रोड्यूसिंग, इट इज वेरी, मतलब वहां पर एक पूरी बेल्ट है जो बहुत ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करती है। और उसके बाद है इंडिया में डेक्कन प्लेटू और मुंबई महाराष्ट्र बेल्ट में कॉटन प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम देखें तो दिस इज महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है और ये गुजरात है। तो इस बेल्ट में बहुत ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये जो डेक्कन प्लेटू है ना, ये तो कुछ ऐसे है, मतलब इतने सारे एरिया में है, बट इसकी कुछ बेल्ट है जहां पर कॉटन की खेती की जाती है,
right? So cotton is linked to which states of India? Gujarat and Maharashtra. Got it? याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं. Now the global centers for this cotton industry, so it is USA, ये है USA, then it is in Japan, ठीक है, तो यहाँ पर है छोटा सा जापान, and even UK is also the global centers for this, for cotton industry, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let us talk about how what are the different processes which are involved in this cotton industry. मतलब कि एक कॉटन प्लांट से वो कॉटन लेना, ठीक है, वो फाइबर लेना, उससे यान बनाना और यान से फैब्रिक बनाना, इस पूरे में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. तो बिकॉज ICSE में ये दैट फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर नहीं है, लेकिन CBSE वाले बच्चों ने ना ये पढ़ा होता है, उनको ये टॉपिक साइंस में है, जहां पर वो फाइबर टू फैब्रिक में कॉटन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कॉटन कहाँ से मिलता है और कैसे वो फैब्रिक में कन्वर्ट होता है. तो बस वही स्टेप्स आज हम भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड हैं इस पूरे कॉटन इंडस्ट्री में, मतलब एक फाइबर से फैब्रिक बनाने में. तो हाउ what happens when we get the fiber and how we make it to fabric. ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और अबाउट कॉटन इंडस्ट्री. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो कॉटन इंडस्ट्री इंडिया की वन ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं, और 40% जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया में, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है. कुछ बना रहे हैं, कुछ उगा रहे हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ उससे फैब्रिक बना रहे हैं, कुछ उसको बेच के पैसा कमा रहे हैं, राइट. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी 40% वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो इस इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है. सो दिस इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फाइबर. तो सबसे पहले जब हमारे पास फाइबर आएगा, सबसे पहले इम्प्योरिटीज होती हैं, राइट, डस्ट डर्ट सब जमा होता है. तो सबसे पहले हम उस फाइबर को वॉश करते हैं. देन कार्डिंग एंड कॉम्बिंग ऑफ फाइबर्स. सो कार्डिंग एंड कॉम्बिंग ऑफ फाइबर्स मतलब हम फाइबर को ना ऐसे स्ट्रेट करते हैं, प्रॉपरली उसको जो फाइबर्स है उनको स्ट्रेट किया जाता है और फिर कॉम्ब किया जाता है. कॉम्ब करने से ना हमें एक सीधा सीधा ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वो मिल जाता है. दैट रोप लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्लीवर्स, राइट. तो मतलब पहले हमने पूरे फाइबर को धोया, फाइबर को धोने के बाद अब उसको स्ट्रेटन किया पूरे फाइबर को, और फिर उसकी कॉम्बिंग की ताकि हमें वो थ्रेड लाइक या फिर रोप लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जाए. करेक्ट. अब इतना हो गया, अब हम उसी की यान बनाने लग जाएंगे. तो आपने वूल देखी होगी, ऊन देखी होगी. तो ऊन से अगर आपकी मम्मी स्वेटर बनाती हैं तो आपने देखा होगा कि एक गोला होता है. कई बार क्या होता है कि वो ऐसे यान आती है, मतलब थ्रेड ऐसे लंबे लंबे पोर्शंस में आता है, तो आपकी मम्मी उसको घुमा के प्रॉपरली ऐसे यान बनाती है, राइट. तो जैसे इसको समझ लो, तो ये हमने कोम्बिंग की हुई है फाइबर की. अब जब मैं इसको, इस फाइबर को, अब मैं इसको खोलूंगी तो ऐसे ऐसे उलझ जाएगा, तो मैं स्वेटर कैसे बनाऊंगी, करेक्ट. तो मैं क्या करूंगी, इस फाइबर को ऐसे 2 फिंगर्स के साथ रख के मैं इसका गोला बना दूंगी, राइट. सो दैट इज what yarn is. So we will now do the spinning of this fiber, right, ठीक है, इन स्लीवर्स को to make a cotton yarn, राइट. अब यान बन गई. अब आपने देखा होगा कि वो एक गोला होता है और मम्मी सिलाई लेकर स्वेटर बनाती हैं, तो वो गोला साथ के साथ घूमता जाता है और धीरे धीरे स्वेटर का साइज बढ़ता जाता है और गोले का कम होता जाता है, करेक्ट. तो अब यान बन गई हमारी. अब हम क्या करेंगे, इस यान को वीव करना शुरू करेंगे, ठीक है. तो एक सीधा सा फैब्रिक देखो, धोती देखी है सबने, तो धोती कॉटन की धोती होती है. तो क्या होता है कि बड़े सारे धागे आपस में उलझ उलझ के उन्होंने एक पूरा एक फैब्रिक बना दिया होता है. तो बेसिकली हम उसको वीव करेंगे और अब कुछ क्लॉथ बना देंगे, ठीक है. अभी जो हमारे पास अभी तक जो फैब्रिक है वो ग्रे कलर में है, उसका और कोई कलर नहीं है, मतलब एक तरह से कलरलेस बोल लो या फिर ग्रे कलर बोल लो, व्हाइटिश ग्रे क्रीमिश कलर, समथिंग लाइक दैट. अब क्या होगा, अब हम इसकी ब्लीचिंग करेंगे. तो ये जो ग्रेइश कलर है ना, इसको हम ब्लीच करके इसको हम एकदम से
इसमें जो भी शीप से या याक से जो भी कलर आया है हम उसको पूरा हटा देंगे। नाउ वी विल डू डाइंग। अब कौन से कलर का कपड़ा चाहिए बताओ, कौन से कलर की साड़ी पहनोगे, कौन से कलर की कॉटन की साड़ी पहनोगे, रेड, पिंक, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, कौन सी पहनोगे, बस वही डाई कर देंगे उस कलर का। एंड फाइनली देयर विल बी प्रिंटिंग। अब कौन से प्रिंट की साड़ी चाहिए, ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं हम, कौन से प्रिंट की चाहिए, फ्लावर्स चाहिए ऊपर या हार्ट्स चाहिए ऊपर, सो दैट प्रिंटिंग इज डन। सो दीज आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर टू फैब्रिक इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताओ। डाउट है तो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंडिया सेंटर। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इंडिया में ये मुंबई अहमदाबाद बेल्ट है ना, यहाँ पर हमें ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिलती है। सो अहमदाबाद इज कॉल्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और जो बेस्ट कॉटन हमारी कंट्री में आती है दैट इज, मतलब और भी जगह है लेकिन जो बेस्ट कॉटन है हमारी कंट्री की, सो दिस बेस्ट कॉटन comes from गुजरात एंड महाराष्ट्र। और जितना भी रॉ मटेरियल है वो सारा आता है अहमदाबाद से, ठीक है। अब ऐसी क्या खासियत है भाई कि बेस्ट कॉटन हमें यहाँ से मिल रहा है, तो रीजन बीइंग कि ये जो गुजरात और अहमदाबाद की जो बेल्ट है ना, दिस इज रिच इन ब्लैक सॉइल विच सपोर्ट्स कॉटन ग्रोथ, करेक्ट। देन यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो ह्यूमिड, मतलब क्लाइमेट है वो ह्यूमिड रहता है, जो कॉटन स्पिनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ना इस पूरे मतलब बेल्ट में क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है तो कॉटन का यान बनाना, लॉन्ग यान बनाना काफी इजी होता है क्योंकि मॉइस्चर थोड़ा रहता है एयर में। देन गुजरात और महाराष्ट्र जो हैं वहां पर थिक, दे आर डेंसली और थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स, तो वहां पर चीप लेबर और वहां पर चीप लेबर मिलती है और वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी अच्छी हैं। अब यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फ्लैट लैंड्स हैं जो कि इंडस्ट्री को ग्रो करने में, मतलब पहाड़ों में इंडस्ट्री लगाओगे तो देखो कितना काट फाट करना पड़ेगा, राइट। और कितना डिफॉरेस्टेशन होगा, पहाड़ों को काट के सीधी जगह बनानी पड़ेगी। सो दिस इज द एरिया वेयर देयर इज अ फ्लैट लैंड, और फ्लैट लैंड है तो जमीन खरीदो और वहां पर इंडस्ट्री लगाओ। तो वो जो पैसा आप काटने में मतलब या जगह बनाने में लगाओगे वो यहाँ पर नहीं लगेगा। देन देयर इज गुड कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स एंड रेलवेज एंड पोर्ट्स ऑफ मुंबई एंड कांडला हैंडल द ट्रेड। तो बहुत अच्छी रोड्स की भी कनेक्टिविटी है, पोर्ट्स भी पास हैं, मुंबई का पोर्ट है और कांडला का पोर्ट है, तो दीज प्रोवाइड अ गुड अपॉर्चुनिटी ताकि हम इनको एक्सपोर्ट भी इजीली कर सके। तो मोस्टली जो प्राइवेट मिल्स हैं इस रीजन में वो मतलब वो लोगों की जो बहुत अमीर बिजनेसमैन है ना उनकी है, और मोर देन 70 मिल्स इन अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद में 70 से भी ज्यादा मिल्स हैं। और सिंस इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है तो अगर हम थ्रू आउट द कंट्री भी देखें तो वो कॉटन की ग्रोथ को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है, और कॉटन डिमांड में भी रहता है क्योंकि गर्मी रहती है, ठीक है। मतलब थ्रू आउट द ईयर ज्यादा हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, वूलन कपड़े हम कम पहनते हैं, और इसी इंडस्ट्री से रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा जनरेट होता है। जैसे हमने बात की कि 40% जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो बात समझ आ गई, आपस में पॉइंट्स कनेक्ट हो गए कि नहीं हुए। तो देखो ये जो पॉइंट है, ठीक है, रिच ब्लैक सॉइल, राइट, ह्यूमिड क्लाइमेट, राइट, चीप लेबर, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फ्लैट लैंड, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं आपको बोलूं व्हाई दिस अहमदाबाद इज कॉल्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, या फिर व्हाई गुजरात और महाराष्ट्र की जो बेल्ट है दैट इज वेल सूटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, फॉर ग्रोथ ऑफ दिस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो आपको बस इन्हीं पॉइंट्स को इलैबोरेट करना है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर ऐसा लगे कि लास्ट टाइम है और बुक नहीं पकड़नी है, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा, तो मत पकड़ो बुक। इस पूरी पीपीटी का पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको निकालो, डाउनलोड करो और उससे आराम से पढ़ो। ओके, तो अब अगेन ये है गुजरात,
राइट, और महाराष्ट्र। तो बेसिकली ये वो रीजन है जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। नाउ कमिंग ऑन टू द शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, शुगर वही जो हमें बहुत पसंद है, लेकिन आजकल बोला जाता है कि शुगर कम खाओ, छोटे बच्चों को कम दो क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट हैम्पर होती है, खुद भी कम खाओ क्योंकि डायबिटीज होने का खतरा होता है, राइट, एजिंग बहुत जल्दी हो जाती है शुगर से। तो हर एक ग्रुप के अपने अपने रीजंस हैं शुगर कम खाने के। तो वील स्टार्ट विद द शुगर। सो शुगर प्रोड्यूसेस शुगर, तो एक शुगर तो मिलता ही है, शुगर इंडस्ट्री शुगर तो देती ही है, इथेनॉल एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स। ओके, इनके जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, ग्लोबल प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर ब्राजील, इंडिया, चाइना, थाईलैंड एंड पाकिस्तान। और इंडिया में यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका में दे आर वेरी वेरी वेल ग्रोन। ठीक है, तो शुगर इज वेरी पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड। केक, चॉकलेट, पेस्ट्री, चाय पीना है, कॉफी पीना है, मतलब कौन सी वो चीज है जहां पर शुगर की जरूरत नहीं है, हर जगह जरूरत है। तो शुगर जो है इवन इट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, फूड में प्रिजर्वेटिव्स की तरह भी यूज होती है, कॉस्मेटिक्स में भी यूज होती है, कॉस्मेटिक्स में भी यूज होती है, देन ये मेडिसिन्स में भी यूज होती है, और शायद आपको पता ना हो तो ये शू पॉलिश में भी यूज होती है। तो बात क्या समझ आई कि शू पॉलिश जो है ना आपका, उसमें भी शुगर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको टेस्ट करने लग जाओ। ठीक है, तो दैट इज नॉट एडिबल पार्ट। ओके, ऑल राइट। सो नाउ कमिंग ऑन टू दिस world map again. So now let us mark those countries which are global leaders in sugar industry. So we'll start with our own country which is India, right? Then हमारा पड़ोसी देश which is China, correct? फिर हमारा एक और पड़ोसी देश यहाँ पर which is पाकिस्तान। तो यहाँ पर है पाकिस्तान। So this is again a global प्रोड्यूसर। हाँ, इसके साथ साथ यहाँ पर ये वाली जो बेल्ट है, तो यहाँ पर है थाईलैंड। ठीक है, ये पाकिस्तान आ गया, यहाँ पर है थाईलैंड, एंड इवन दिस बिग कंट्री in South America which is Brazil. So we all are the global leaders in sugar industry. बात क्लियर हो गई। चलो अब बात करते हैं इंडिया में। तो इंडिया में हमने कहाँ कहाँ बोला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राइट। तो ये है हमारा यूपी, राइट, ये है हमारा महाराष्ट्र, और ये है हमारा कर्नाटका, करेक्ट। तो ये तीनों ही स्टेट्स इंडिया में लीडर्स हैं इन प्रोडक्शन ऑफ दिस शुगर, या फिर जहां पर शुगर इंडस्ट्रीज वेल established है। Now the countries like Brazil uses molasses. So molasses basically क्या होता है कि एक thick black sweet liquid बनता है जब शुगर की रिफाइनिंग होती है शुगर मिल्स में, तो वहां पर ना ये मोलासेस बनता है। ठीक है, एक थिक ब्लैक सा स्वीट सा एक लिक्विड है ये, राइट। कैसे बनता है, जब शुगर की रिफाइनिंग होती है शुगर मिल्स में। तो ये जो मोलासेस है, कंट्रीज जैसे कि ब्राजील है, ये इसको क्लीन और रीन्यूएबल फ्यूल की तरह भी यूज करती हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज लेफ्ट ओवर शुगर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो लेफ्ट ओवर शुगर केन का बायोमास होता है उसको यूज किया जाता है, उसको बर्न करके उसे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, और साथ ही साथ प्लास्टिक भी बनाया जाता है फ्रॉम दिस शुगर केन। ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे बढ़े। सो ये वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। इससे आपका पूरा ही चैप्टर कवर हो रहा है, राइट। तो डोंट वरी, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो छोड़ दिया गया है, सब कवर हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो देखो, शिप बनाने वाली इंडस्ट्री तो हिस्ट्री में वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज है ये हमारे वर्ल्ड की। तो सबसे पहले शिप्स ही बनाना शुरू की थी, ठीक है, दुनिया ने। तो ग्लोबल लीडर्स है चाइना, जहां पर विच इज द लार्जेस्ट शिप बिल्डर, उसके बाद जापान एंड साउथ कोरिया। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सेंटर्स हैं दे आर विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची एंड मुंबई। तो
चाइना का जो बीजिंग शहर है दैट इज द लार्जेस्ट शिप प्रोड्यूसिंग, या फिर आप ये बोल सकते हो शिप बिल्डिंग सेंटर। ओके, तो चलो बात करते हैं चाइना की। तो चाइना तो ये है, तो चाइना में बीजिंग में, कहां पर? बीजिंग में, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू इंडिया, तो इंडिया में कहां कहां पर है? विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई, कोची, राइट। तो केरला में है कोची, राइट। यहां पर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, राइट। तो मैं इसको ऐसे मार्क करने से बेटर है कि केरला में कोची, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, राइट। देन महाराष्ट्र में मुंबई, ओके। तो विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, राइट। तो कहां पर है आंध्र प्रदेश? ये है। तो स्टेट्स मैंने आपको सारी बता दी और आपको याद रखनी है, ठीक है। ये शायद ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट इंडिया के मैप पर या मतलब वर्ल्ड के मैप पे आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन कहाँ है। अगर मैं आपको बोलूँ विशाखापट्टनम, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि वो आंध्र प्रदेश में है, या मैं कोची बोलूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो केरला में है। सो दिस इज हाउ यू गेट टू नो द मैप ऑफ इंडिया एंड द मैप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो सिर्फ हमें ये प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है। जितना याद रहा उतना ठीक है, जो नहीं याद रहा उसको छोड़ देना है। डोंट वरी, इन क्लासेस में नहीं, इन चैप्टर्स में नहीं है। अभी आगे चैप्टर्स आ रहे हैं जिनमें हमें वो मार्क करना है प्रॉपर सब कुछ, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं फिशिंग इंडस्ट्री की। फिशिंग इंडस्ट्री से क्या समझ आता है? फिशेस, राइट, exactly. So they provide healthy protein rich food like omega-3 fatty acids. इनके global producers हैं चाइना, पेरू, इंडिया, इंडोनेशिया एंड यूएसए। तो ओमेगा 3 जो है इट इज गुड फॉर आवर बॉडी एंड ब्रेन, और ये कहाँ से मिलता है? फिशिंग इंडस्ट्री से, फिशेस से, राइट। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है? तो इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग या मेजरली जो एक्सपोर्ट होता है सी फूड का वर्ल्ड वाइड, वो कौन करता है? हमारा देश इंडिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हम यहाँ पर चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ये है इंडोनेशिया, ठीक है, यूएसए, करेक्ट। देन और कौन सी कंट्री थी? पेरू, ठीक है। तो पेरू कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में, यहाँ पर। सो दीज आर द रीजन्स जहाँ जो ग्लोबल प्रोड्यूसर्स हैं फिशिंग इंडस्ट्री में, और इंडिया मेजर एक्सपोर्टर है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, ओके, सो वी डोंट नीड टू स्टडी इट अबाउट इंडिया, तो वी लीव इट, ओके। नाउ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ये जो गाड़ियां देख रहे हो ना आप, इतनी सारी व्हीकल्स देख रहे हो, तो ये सब कुछ आता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर। इवन ट्रक, बसेस, कार्स, बाइक्स, तो everything is manufactured by one industry under one name, that is automobile industry. So it is integral to transportation and mobility. तो देखो, अगर यहाँ से स्कूल जाना है तो क्या चाहिए? कुछ ट्रांसपोर्ट का माध्यम तो चाहिए, राइट। कुछ ट्रांसपोर्ट का जरिया तो चाहिए। तो यू नीड अ बस, अ कार, और से अ साइकिल, अ स्कूटर, समथिंग टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। तो इसलिए दिस इंडस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे हमने शुरू जब किया था तो हमने बात की थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, और जब हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमने ये भी पढ़ा था उसमें कि बहुत क्यों उस उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ के रीजन में वो इंडस्ट्री है, क्योंकि रॉ मटेरियल पास है, राइट। रॉ मटेरियल पास है, वहां पर कनेक्टिविटी अच्छी है कि रोड से रेलवेज, रेलवेज से पोर्ट्स। तो ये जो कनेक्टिविटी है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, और ये कनेक्टिविटी हमें कौन सी इंडस्ट्री देती है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यू कैन से इंटेग्रल टू ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलिटी। तो इसके टॉप प्रोड्यूसर्स हैं यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी एंड साउथ कोरिया। तो प्रोडक्ट्स क्या हैं? बस यही कार्स, बसेस, ट्रक्स वगैरह वगैरह सब, ओके। तो सबसे पहले है चाइना, राइट। देन चाइना के बाद यहाँ पर है जापान, राइट। हमने क्या क्या मार्क किया? चाइना, जापान। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ कोरिया।
साउथ कोरिया है यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री जापान के साथ, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट जर्मनी। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जर्मनी, ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो रीजन है, ओके, ऑल राइट, ये है जर्मनी एंड देन अगेन यूएसए। तो देखो, जब हमने इंडस्ट्री का टॉपिक पढ़ना शुरू किया था ना, मैंने आपको तभी बोला था कि चाइना और यूएसए में बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो उनकी इकोनॉमी को बहुत स्टेबलाइज करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो देखो, जो भी इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, यूएसए चाइना, ये दोनों एग्जांपल्स तो आपको हर जगह मिलेंगे, राइट। नाउ let us now talk about the next industry, which is information technology industry. This is the last industry of this chapter that we will be talking about. So it is what this industry does. तो अगर मैंने शुरू में जब शुरू किया था चैप्टर, तो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई थी इंडस्ट्रीज की, राइट। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कौन सी कैटेगरी में आती है? करेक्ट, ये आती है टर्शरी इंडस्ट्री में, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है डिजिटली। दैट इज व्हाट आईटी इंडस्ट्री डज, राइट। तो इनके जो ग्लोबल लीडर्स हैं, तो सबसे पहले है सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, यूएसए में। इट इज नोन फॉर इट्स हाई टेक इंडस्ट्रीज एंड सेमीकंडक्टर्स। तो अगर आपको एग्जाम में ये आ जाता है कि उन कंपनीज के नाम बताओ जो सिलिकॉन वैली यूएसए में है, राइट, एनी 2, ठीक है, तो क्या करोगे? एप्पल, आईफोन, आजकल सब बच्चों को पता है, छोटे से छोटे बच्चे को पता है, राइट। तो सबसे पहला तो वो एप्पल लिख देना, ए फॉर एप्पल, देन आई फॉर इंटेल। तो इंटेल के प्रोसेसर्स होते हैं, बहुत मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये भी काफी सारे बच्चों को पता होगा, करेक्ट। दूसरा कि कुछ भी समझ ना आए, गूगल में टाइप करो learnohub.com और आपको क्या मिल जाएगा? learnohub.com। तो टाइप कहाँ किया? गूगल पे, राइट, ओके। और फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर बहुत सारी हम पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, औरों की पिक्चर्स देख सकते हैं, हम वीडियोस देख सकते हैं, राइट। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द कंपनी इन यूएसए, कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। देन इंडियाज हब, तो इंडिया का जो आईटी हब है दैट इज इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब रीजन की इसको मतलब बैंगलोर को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो सबसे पहली चीज मतलब इस इंडस्ट्री को जो चीजें सपोर्ट करती हैं वो करती है स्किल्ड प्रोफेशनल्स, गुड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसीज। तो बेंगलोर में ये तीनों ही चीजें बहुत ही अच्छे से मिलती हैं। इसके सिवा बेंगलोर में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद द ग्लोबल लीडर विच इज यूएसए, कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली। सो द निकनेम ऑफ दिस एरिया इन नॉर्थ कैलिफोर्निया इज सेंटा Clara Valley region, famous for its information technology, that is IT industries. The name is given, this name was given by American journalist Don Hofer in 1971. अब ये जो वर्ड है सिलिकॉन, ठीक है, तो सिलिकॉन का सिंबल ना SI होता है अगर हम केमिस्ट्री में रिकॉल करें। सो द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी सिलिकॉन कंडक्टर्स, तो ये एक मेटलॉइड। तो अगर आप रिकॉल करो केमिस्ट्री में जब हम पीरियोडिक एलिमेंट या वो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो ये जो एलिमेंट है ना ये 16th ग्रुप में आता है, राइट। और इसमें 16 ग्रुप में पीरियड में आता है, ठीक है। तो उसको वो आप क्रॉस चेक कर लेना केमिस्ट्री से, ठीक है। तो वहां पर ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज बताते हैं और नॉन मेटल्स की भी, मतलब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आने वाले एलिमेंट्स हैं, करेक्ट। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स है इनमें एंड देयर आर कंप्यूटर रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन दिस एरिया। तो इसीलिए वर्ड सिलिकॉन का यूज किया गया है। तो सिलिकॉन के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए। नाउ द मीनिंग ऑफ वैली, तो वैली क्या है? दिस सेंटा क्लेरा वैली विच इज 32 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम
पैली ऑल्टो टू सैन जोस, ठीक है। तो कैलिफोर्निया में ना एक ये लंबी सी वैली है 32 किलोमीटर्स की, जो पैली ऑल्टो से सैन जोस तक है। तो इसीलिए वैली और सिलिकॉन क्यों, क्योंकि वहां पर ये जो सेमी कंडक्टर है सिलिकॉन, ये बहुत ज़्यादा मिलता है और वहाँ पर इसी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इवन जो हमारे टेलीकॉम सिस्टम्स है ना, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज आपको वहाँ पर मिलेंगी। अब मैं एक फेमस सी यूनिवर्सिटी का नाम लूंगी और उससे याद रखना कि ये कहाँ पर है। तो अगर कोई बोले सिलिकॉन वैली जाना है, कहाँ होगी सिलिकॉन वैली? कि कैलिफोर्निया में। कहाँ? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास। तो जो बच्चे फॉरेन की यूनिवर्सिटीज और इंडिया की यूनिवर्सिटीज के बारे में रिसर्च करते रहते हैं तो उनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पता होगा, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम दी सिलिकॉन चिप्स और सिलिकॉन वेफर्स विच आर यूज्ड एज सेमी कंडक्टर्स इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, बात समझ आ गई। और सिलिकॉन क्या है? एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जिसका सिंबल है Si, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए वो सेमीकंडक्टर कहलाता है। और किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सिलिकॉन, तो अगेन नेचुरली अकरिंग अबंडेंट ऑन अर्थ एंड इट पार्शियली कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, हेंस कॉल्ड सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना इसकी इलेक्ट्रिसिटी वाली, तो ये इसको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है इसीलिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। और जो लार्जेस्ट कंपनी है, जैसे हमने बात की, इंटेल है, गूगल है, फिर ओरेकल है, फिर फेसबुक है, सब जगह इनका यूज होता है इन सिलिकॉन का। और जो आईटी का रेवोल्यूशन है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है, वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो बैंगलोर को, वैसा ही अगर हम इंडिया की बात करें तो बैंगलोर को बोला जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, क्योंकि जो हमने फैक्टर्स पढ़े जो इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए चाहिए, हमने क्यों बैंगलोर में ही सेटअप की? तो वहाँ का क्लाइमेट जो है ना वो काफ़ी प्लेजेंट है ना, तो इसलिए एक रीजन। दूसरा, गुड ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है। तीसरा, ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पर, और जो वहाँ की पॉलिसीज़ है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी प्रोग्रेसिव है। तो ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं बैंगलोर को आईटी हब बनाने के लिए। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू पॉल्यूशन। अब देखो, इतनी इंडस्ट्रीज की बातें करेंगे तो पॉल्यूशन की कहीं ना कहीं तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉल्यूशन तो होता है इन इंडस्ट्रीज से। तो पॉल्यूशन, जो मेजर कॉजेज रहते हैं इन इंडस्ट्रीज के पॉल्यूशन से, इज द टॉक्सिक केमिकल्स विच आर यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज इन प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जैसे कि पेंट, स्प्रे और प्लास्टिक, इनसे बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल्स बहुत सारे निकलते हैं। इवन जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी निकलता है। और वाटर और एयर पॉल्यूशन तो भर भर के होता है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। इससे ज़्यादा डिटेल एसएसटी में आपको इस टॉपिक पर नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। देन प्रिवेंटिव मेजर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जब भी हम किसी भी तरह से एनर्जी का यूज़ करें, से हाइड्रो एनर्जी का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या थर्मल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, सो वी मस्ट ऑलवेज गो फॉर क्लीन एनर्जी, जैसे बायो एनर्जी या सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का हम यूज़ करें, ताकि वो जो पॉल्यूशन है ना वो ना के बराबर हो। देन स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। मैंने बोला था कि जो पानी है ना, पानी इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ दीज बिग मशीनरीज, राइट। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट। तो मशीन में देखो 24 घंटे चलती रहेंगी तो they'll गेट हीट अप बहुत ज़्यादा, और हो सकता है हीट से वो खराब हो जाए। तो वाटर को एज अ कूलिंग एजेंट यूज़ किया जाता है पाइपलाइंस में, ताकि वो मशीन को ठंडा कर दें। बट प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इस अनट्रीटेड वाटर को या इस ओवर हीटेड वाटर को अगर हम वाटर बॉडीज में डाल देंगे तो वो हमारे वाटर मतलब जो हमारा सराउंडिंग वाटर है और उसमें रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मारता है। तो गर्म पानी में तो आपको एकदम उबलते पानी से कोई नहला दे तो क्या होगा आपकी स्किन को। तो सेम सोचो, अगर हम गरम पानी जो हमने एज अ कूलिंग एजेंट यूज किया है फैक्ट्रीज में या मशीन्स में, उसको अगर हम सीधा पानी में डाल दें तो हमारे एक्वेटिक लाइफ का क्या होगा,
करेक्ट। तो हमें इको फ्रेंडली, जब हम क्लीनिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं तो इको फ्रेंडली डिटर्जेंट्स का यूज करना चाहिए। एंड ऑलवेज प्रैक्टिस 3 R's, that is reuse, recycle and reduce, and always think of afforestation, that is planting of trees, right? तो हमें deforestation नहीं करना है, हमें afforestation करना है। तो जितनी हम क्लीन एनर्जी यूज करेंगे, पहली बात कि वो रीन्यूएबल होती है और वो हमारे प्लैनेट के रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं कर रही है। Alright, so this was all from our today's session. I hope you understood the chapter. कोई भी doubt हो, ask it on Ask Question section, or you can book your class with LearnoHub स्वयं। I'll see you next time with the next chapter. Till then you all take care, and as you all know, LearnoHub मतलब free है पर best है।